अगर मुझे अपना करियर स्टार्ट करना है एज यूआई डिजाइनर, एक प्रॉपर रोड मैप क्या होना चाहिए, राइट? एक मुझे प्रॉपर रोड मैप बताओ जहां पर ये 2 3 4 5 ये सारी चीजें मैंने कर ली अगर अंडर प्रेशर, सो आई विल बी एबल टू गेट अ डीसेंट यूआई यूएक्स डिजाइनर जॉब। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। आपका डेली जो डे टू डे वर्क होता है किस तरीके से डिवाइडेड होता है, आपको किस तरीके से टास्क असाइन होते हैं एंड आप उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। व्हाट इज कलर थ्योरी एंड व्हाट इज टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी के ऊपर पे भी ना देयर इज एक बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है, वो है दीक्षा, व्हाई यूआई यूएक्स डिजाइन? लाइक आपने यूएक्स डिजाइन को ही क्यों चूज किया एज अ करियर? डिजाइन एंड क्रिएटिविटी हमेशा मेरा हॉबी रहा है। आई लाइक आई यूज्ड टू ड्रॉ एंड पेंटिंग कंपटीशन में मैंने बचपन से पार्टिसिपेट किया है। मैं बोलूंगी नहीं, बट टाइपोग्राफी एंड हाउ टू राइट वर्ड्स एंड लेटर्स आई हैव बीन गुड इनटू दिस वन एज वेल। सो मैंने सोचा कि अपनी इस हॉबी को अपने करियर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके बाद सो दैट्स हाउ आई लैंडेड अप बीइंग अ यूआई यूएक्स डिजाइनर। Got it. Okay, so how did you prepare for this field? Like आपने कैसे इसको प्रिपेयर किया for UX design job के लिए? What are the resources that you have gone through? अगर आप एक्चुअल में चाह रहे हो कि आपको बनना है, तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि जैसा कि इसका एक रेपुटेशन या एक वर्ड्स चाहते हैं कि आपको रंग भरने हैं। यूआई यूएक्स डिजाइनर वो नहीं होते जो सिर्फ रंग भर रहे होते हैं। इसके पीछे आपका लॉजिक आता है, आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक एटीट्यूड आता है, तो वो सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। सो मैंने प्रिपरेशन किया पहले, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स है डिजाइनर्स को लेके। देयर आर यूआई यूएक्स डिजाइनर, देयर आर विजुअल डिजाइनर्स, देयर आर ग्राफिक डिजाइनर्स एंड प्रोडक्ट डिजाइनर। तो मैंने पहले सॉर्ट किया कि मुझे क्या बनना है, या मेरे किस में इंटरेस्ट है, या कौन सेट्स हैं जो मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं, विच आर यूआई यूएक्स डिजाइनर्स। सो बिकॉज दैट इंक्लूड्स, उसमें आपको यूजर एक्सपीरियंस भी करने को मिलता है और आपको एक प्लेटफॉर्म डिजाइन भी करने को मिलता है। आप स्क्रैच से चीजें बना रहे होते हो। तो मैंने सबसे पहले रिसर्च करा कि आई वांट टू बी यूआई यूएक्स। उसके बाद उसके लिए जो स्किल्स आपको चाहिए होती हैं, मैंने उसके लिए रिसोर्सेज ढूंढना शुरू करा। मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स रेफर करे। उडीमी पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ट्रेनर्स के होते हैं, वेल सर्टिफाइड होते हैं वो लोग। वहां से आप जाके एक बेसिक स्किल्स मैंने सबसे पहले अपना स्टार्ट किया कि जो कोर प्रिंसिपल्स और वैल्यूज होते हैं जो आपको सीखने होते हैं एक यूआई यूएक्स डिजाइनर के लिए, तो वो पहले स्टार्ट हुआ। उसके बाद मुझे पर्सनल लेवल पे लगता है कि पहले आपको आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर करनी चाहिए। यूआई यूएक्स डिजाइनर इज अ स्ट्रीम जो कि एक घर बनाने जैसा होता है। जैसे कि जब घर बना रहे होते हैं तो आर्किटेक्ट होता है, वो सारी चीजें सेट कर रहा होता है। वो अगर नींव अच्छे से नहीं डालेंगे तो शायद घर ढंग से नहीं बन पाएगा। आपका ये वाला करियर जो है वो भी ऐसे ही चलता है कि आपको अच्छे से सब कुछ सेटल करना है। आपको अपना नींव और जो कोर है वो स्ट्रॉन्ग करना है। आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप एक अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे तो आपको मजा आने लगेगा इसमें बनाने में, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप जितना मेहनत करोगे, जितना आप सीखोगे, जितना आप उसको अपने लेवल पे दिखाओगे, उतना वो आपको सामने दिख कर भी आएगा। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट डिजाइनिंग के लिए। Got it. So talking about the problem solving, you have mentioned the word problem solving, right? So what is problem solving? क्या होती है problem solving and why it is important for a fresher to learn the problem solving skills? और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो होता है, अगर आप ना कोई भी चीज सीखना चाहते हैं तो उसको ऐसे मत देखो कि ये एक सब्जेक्ट है। जैसे हम लोग को स्कूल में होता था कि हमारा ये एक सब्जेक्ट है और हमको इसको सीखना पड़ेगा और हमको इसका एग्जाम देना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए डिफिकल्ट होता है, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी डेली लाइफ की चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में, आई विल बी पुटिंग अ वेरी लेम एग्जाम्पल, अगर आपके घर में आपको कुक करना है और अगर आपके पास में ऑप्शंस में सिर्फ आलू है और प्याज है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप आलू और प्याज के साथ मिलकर जो सब्जी बनानी होगी आप वो बना देंगे, राइट? और अगर आपके पास में प्याज नहीं है तो शायद आई थिंक आप आलू के साथ भी काम चला सकते हैं। अल्टीमेटली आपको एक अच्छी सी चीज बनानी जो आप आराम से खा सकते हो। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग वही है कि कोई चीज प्रॉब्लम क्या है कि मुझे खाना बनाना है, मुझे खाने के लिए एक डिसेंट कुछ चाहिए जो मैं खा सकता हूँ। तो अगर आलू और प्याज दोनों मिल रहे हैं तो आप कर सकते हो। खाली आलू आप उससे भी काम चला सकते हो। सो प्रॉब्लम आपने वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व करा। अगर आप इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक यूजर के पर्सपेक्टिव से, अगर कोई यूजर आपको ये बोलता है कि आई एम नॉट एबल टू परचेज और बाय दिस प्रोडक्ट, मुझे यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिखाई देता कि मैं कहाँ से बाय करूँ, राइट? आपने उसका बिहेवियर नोटिस करा, तो आपने क्या करा है वहां पे? आपने एक बाय नाउ का बटन वहां पर प्लेस कर दिया, तो अब उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो रियल लाइफ में जब आप प्रोडक्ट में, जब आप प्रोसेस पे आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं और आपके पास वो एक अप्रोच होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट इवन अ स्किल दैट यू विल लर्न। आप सीख नहीं सकते हो, आप इसको एक्वायर करते हो। विद द टाइम आपके साथ वो चीज आती है। सो लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग का अप्रोच है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लाइक फर्स्ट प्रिंसिपल्स की, राइट? कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आई तो वी हैव टू बाइफरकेट दैट प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर सेक्शंस एंड उस अप्रोच को लेके छोटे छोटे सेक्शंस में ब्रेक करने के बाद उन पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए सो दैट बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, राइट? सो दिस इज द आई थिंक द माइंडसेट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। या प्रॉब्लम सॉल्विंग पेपर पे आप कभी कोई स्किल नहीं सीख सकते। ये कोई टूल नहीं है, ये आपके माइंडसेट से और आपकी अप्रोच से आएगी। Absolutely. Got it. Now, Diksha, talking about, you have mentioned terms like interaction designer, visual designer, product designer, right? So, UI UX design job से related कौन-कौन सी various job roles या various job opportunities या career options हमारे पास निकल के आते हैं? देयर इज अ टर्म ग्राफिक डिजाइनर, तो मैं आपको एक बार उसको डिफरेंशिएट कर देती हूँ कि क्या क्या होते हैं। ग्राफिक डिजाइनर सिर्फ एक विजुअल पार्ट के ऊपर पे काम करते हैं। कोई भी चीज या कोई भी एलिमेंट कैसा दिखाई दे रहा है,
उसमें कैसे कलर्स दिखाई दे रहे हैं, उसका शेप कैसा है एंड एवरीथिंग। दैट्स द जॉब ऑफ अ ग्राफिक डिजाइनर। उसके बाद आते हैं यूआई यूएक्स डिजाइनर्स। यूआई यूएक्स डिजाइनर जो है वो ऑलमोस्ट हर एक चीज को कवर कर लेते हैं। तो यूआई यूएक्स डिजाइनर का रोल ये होता है कि कोई भी प्रोडक्ट है, कोई क्लाइंट हमारे पास आता है, उनके दिमाग में एक आइडिया है, वो एक आइडिया के साथ हमारे सामने है, लेकिन वो सिर्फ उनके ब्रेन में है, उनके दिमाग में, उनकी विजुअलाइजेशन है, वो अभी पेपर पर नहीं आया है। तो यूआई यूएक्स डिजाइनर उस पार्ट पे इन्वॉल्व होते हैं, उनके ब्रेन के अंदर जो इमेजिनेशन है वो उसको पेपर पे पुट डाउन करते हैं, वो एक आर्किटेक्चर सेटअप करते हैं। उसके बाद में दैट पार्ट इज कॉल्ड यूएक्स, यूजर एक्सपीरियंस। जैसे ही आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपने उनका जो भी उनके आइडियाज है, आपने उनको पेपर पे पुट डाउन किया, अब आपने उसको एक आर्किटेक्चर बनाना शुरू कर दिया, जिसको हम टर्म कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर। जितना इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दिया, हमने उसका आर्किटेक्चर बना दिया। उसके बाद में हम उस आर्किटेक्चर को कहाँ कैसे फिट करेंगे, हमने उसको फिट कर दिया। अब वो एक इमेजिनेशन से निकल के हमारे बस के ऊपर पे आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उसको कैसा दिखना चाहिए, क्या उसका रंग होना चाहिए, क्या उसकी शेप होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किस पेज के ऊपर पे क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है, आप फैशन और क्लोथिंग में आप ग्रोसरी नहीं डालेंगे, तो वही वाला एग्जाम्पल है। कहाँ कौन सा कंटेंट, कहाँ कौन सा सेक्शन जाना चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है, एज अ फ्रेशर आपको ये फील हो सकता है कि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। वो डिफिकल्ट नहीं होता। आप जितने क्वेश्चंस पूछेंगे एज अ यूआई यूएक्स, आपका प्रॉब्लम उतना ही नॉर्मल होता चला जाएगा। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट डिजाइनर। सो प्रोडक्ट डिजाइनर एंड यूआई यूएक्स डिजाइनर में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। प्रोडक्ट डिजाइनर इन्वॉल्व होते हैं इन द वेरी वेरी बिगिनिंग ऑफ अ प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट के बनने के बाद भी वो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, उसके मार्केटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उसकी ब्रांडिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उसका एनालिटिक्स करते हैं कि अभी प्रोडक्ट हमारा लाइव हो चुका है, अभी वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमारी वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को कितना परचेज कर रहे हैं। सो दैट इज अ लार्जर पार्ट, बट दे आर आल्सो इन्वॉल्व इनटू द यूआई यूएक्स साइड। वो भी आर्किटेक्चर सेटअप करते हैं। उसके बाद आते हैं विजुअल डिजाइनर्स। सो विजुअल डिजाइनर कलर का ध्यान रखते हैं, क्या कलर्स रखने हैं हमको, क्या टाइपोग्राफी यूज करनी है, किस तरीके की शेप होनी चाहिए, किस तरीके का ग्रिड होना चाहिए। एंड इंटरैक्शन डिजाइनर्स जो होते हैं, उनका रोल होता है कि विजुअल डिजाइनर्स मेक श्योर करते हैं कि चीजें कैसे दिख रही हैं, इंटरैक्शन डिजाइनर्स मेक श्योर करते हैं चीजें कैसे चल रही हैं, कहाँ पे क्लिक करोगे तो वो कहाँ पर जाएगा, किस पेज के ऊपर पे अगर हमने सपोज 5 चीजें रखी हैं तो उनको हम कहाँ पे लेके जाएंगे जो लॉजिकली भी सही होनी चाहिए। तो ये सारा पार्ट जब आप यूआई यूएक्स सेट कर रहे होते हो, जब आप एक इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर बना रहे होते हो, तो आप ये सारी चीजें ऐड कर लेते हो। इन इंडिया वी डू नॉट हैव अ स्पेशलिस्ट फॉर डिफरेंट सेक्शंस। एक यूआई यूएक्स वाला बंदा सब कुछ कर सकता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। Absolutely, absolutely. I do agree with you. क्योंकि because when I was developing the application, so मैंने पूरी application खुद ही डिजाइन की, and उसके लिए I have learned the designing by myself only, right? So I have gone through like various resources, as you mentioned rightly, कि अब मैं Udemy पर गया and वहां से मैंने automatically 2-3 courses purchase किया, and then I have gone all through the courses. Then इसके बाद एक Google का Coursera पर एक Google या खुद का एक course है, right? Related to UX design. तो I have The gone through that as well. Yeah, so I have gone through that as well. वहां से UX research क्या होती है वगैरह वगैरह I have learned that. एंड आफ्टर दैट मैंने उसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया फॉर वायर फ्रेमिंग, लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स, हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम्स वगैरह, एंड फिग्मा फिर सीखा। तो आई अंडरस्टैंड कि ये सारी जितनी भी चीजें आपने एक्सप्लेन की ना, मतलब प्रॉपर्ली वेल एक्सप्लेन है। आपने डिफरेंस बताया कि ग्राफिक डिजाइनर क्या करता है और यूआई यूएक्स डिजाइनर क्या करता है, एंड प्रोडक्ट डिजाइनर ऑब्वियसली वो लॉट मैट्रिक्स को भी कंसीडर करता है और साथ में उसकी एनालिटिक्स भी देखता है थ्रू वेरियस टूल्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, हॉटजार, राइट, और ट्रैवल टैब। सो दीस टूल्स विल हेल्प देम टू आइडेंटिफाई कि यूजर बिहेवियर क्या है, एप्लीकेशन पर किस तरीके से मूव कर रहे हैं। एब्सोल्युटली एग्री विद। नाउ इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर इज द ओनली थिंग कि मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है। व्हाट इज इन्फॉर्मेशन स्ट्रक्चर, आप उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करो सो दैट बाकी लोगों को भी और थोड़ी क्लैरिटी मिले इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर। इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर, आई एम अ पर्सन जो ना स्टोरीज की फॉर्म में मुझे चीजें एक्सप्लेन करना ज्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे इंटर्न्स और जूनियर्स जो हैं उनको बड़ा अच्छा लगता है, दे आर ऑलवेज लाइक कि दीक्षा स्टोरीज बताना शुरू करिए। सो आई वाज लाइक या आई एम हियर टू जस्ट टेल यू स्टोरीज, राइट। सो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर, फॉर एग्जांपल अरुण्य मेरे पास कोई प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट है, सपोज अरुण्य कोई वेबसाइट बनवाना चाह रहे हैं जो एडटेक बेस्ड है, हम लोग एडटेक को ही लेके चल देते हैं, एजुकेशन बेस्ड है, ठीक है। उसके बाद में अरुण्या मेरे पास आते हैं, उन्होंने एक नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन बनाया जो उनके दिमाग में था, जो उनको सही लगा, जो उनको बस जहां तक उनको अच्छा लग रहा था, जो जो वो बनवाना चाह रहे थे वो सब उन्होंने वहां पे लेके मुझे वो डॉक्यूमेंट दिया। उसके बाद मैंने उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा और उसके बाद मैंने उसके पार्ट्स बनाने शुरू कर दिए। फॉर एग्जाम्पल अरुण्या ने वहां पे कोर्सेज रखे कि मैं कोचिंग देना चाहता हूँ आईआईटी के स्टूडेंट्स को। देन एक सेक्शन होगा जो AIEEE या इंजीनियरिंग वालों के लिए होना चाहिए, एक कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए होना चाहिए। तो देन आई डिसाइडेड ओके, मेरा जो मेन पेज होगा जहाँ पे मेरे सारे यूजर्स आएंगे वहाँ पे मैं ये सारे सेक्शंस डालूंगी, क्योंकि मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि ये सेक्शंस होते हैं, ये सेक्शन हम आपको ऑफर कर रहे हैं, ये सर्विसेज हम आपको ऑफर कर रहे हैं। ओके, तो मैंने अपना इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर में गो थ्रू करा आपके डॉक्यूमेंट को, और मैंने देखा ओके 5 सेक्शन उन्होंने हाईलाइट करे हैं, तो ये 5 सेक्शन मेरे होम पेज पे जाएंगे ही जाएंगे, विच मीन्स मेरा इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर का पहला स्टेप था मेरा होम पेज कैसा दिखेगा। मैंने उसको सॉर्ट कर दिया कि मेरे होम पेज पे ये 5 चीजें जाएंगी। उसके बाद अरुण्या ने कॉमर्स वाला जो सेक्शन है उसके अंदर में उन्होंने मल्टीपल सब्जेक्ट्स के वीडियोस रखे हैं, उनके पॉडकास्ट रखे हुए हैं, किसी के रिसोर्सेज रखे हुए हैं, ट्यूटोरियल्स रखे हुए हैं। तो अब मैंने ई कॉमर्स वाला जो सेक्शन है उसको पिक किया अपने इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर में,
और उसको मैंने एक सेपरेट पेज पे ऐड कर दिया। मीनिंग उस पर्टिकुलर पेज का इंफॉर्मेशन क्या होगा, कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी चीजें होंगे, जितने भी एसेट्स होंगे, वो मैं उस पेज पर डाल दूंगी। सो अब मेरे इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर को अगर मैं देखूंगी एट अ ग्लांस, तो सबसे पहले मेरा होम पेज आ गया है। होम पेज के अंदर मेरे 5 सेक्शन है। उन 5 सेक्शन में से मैंने एक सेक्शन पिक किया कॉमर्स वाला, उसके अंदर मैंने ट्यूटोरियल्स डाल दिए हैं, पॉडकास्ट डाल दिए हैं, रिसोर्सेज डाल दिए हैं। सिमिलरली मैंने बाकी सेक्शंस के लिए डाल दिए। अब एक सेक्शन है जो अरुण्या ने मुझे बोला कि एक मैं चाहता हूँ कि व्हाट माय कंपनी डज, एक अबाउट अस का पेज होना चाहिए। देन मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर में अपने होम पेज के ऊपर में अबाउट अस का पेज डाल दिया, और उससे रिलेटेड मैंने अबाउट अस के अंदर में क्या क्या आएगा मैंने उसको वहां पर सेग्रीगेट कर दिया। इतना डिफिकल्ट नहीं होता जब आप चीजों को डिवाइड की उनको स्टार्ट करना शुरू करते हैं। एज अ फ्रेशर इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर और यूजर फ्लो में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, बट इट इज वेरी सिंपल। इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर इज लाइक, अगर आप किसी मॉल में गए होंगे तो आपने एक मैप देखा होगा, मॉल के सेंटर पे होता है, जो आपको ये बता रहा होता है कि कहाँ पे क्या चीजें हैं, फर्स्ट फ्लोर पे ये चीजें हैं, सेकंड फ्लोर पे वो चीजें हैं। वही हमारा इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर होता है किसी भी प्रोडक्ट का। और यूजर फ्लो क्या होता है, फर्स्ट फ्लोर के इस वाली शॉप पे जाने का रास्ता क्या है, तो दैट इज यूजर फ्लो। वेरी वेल अंडरस्टूड। लाइक मुझे क्लैरिटी बहुत मिली है। सो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर का मतलब होता है सिंपली कि आप वहां पर यू हैव राइटली मेंशन्ड विद द एग्जांपल ऑफ द मॉल, राइट? कि हम मॉल में किस तरीके से देखते हैं कि वहां पर एक हमारे सामने मैप होता है, और उसके थ्रू से हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि आउटलेट्स या इनट्रीज कहाँ कहाँ पर है, राइट? एंड उसके बाद वहां पे जाने का रास्ता विल बी लाइक अ यूजर फ्लो, और पिछले बार में भी यूजर फ्लो एक डिफरेंट प्रोसेस। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट, राइट? वेरी वेल एक्सप्लेन। नाउ कमिंग टू दी डेली जो डे टू डे वर्क होता है, किस तरीके से डिवाइडेड होता है, आपको किस तरीके से टास्क असाइन होते हैं, एंड आप उसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। जब आप स्टार्ट करते हो फ्रेशर की तरह या इंटर्न की तरह या किसी भी रोल पे, विद द एक्सपीरियंस आपकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो जाती है। तो मैं ब्रीफ में हर एक लेवल पे बता देती हूँ, बिकॉज मैंने वो हर एक लेवल पे एक्सपीरियंस करा है। जब मैंने एज अ ट्रेनी, एज एन इंटर्न मैंने ज्वाइन करा, तो देयर वाज वेरी लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजिंग वाइज। मुझे इतनी चीजें मैनेज नहीं करनी होती थी, मुझे सिर्फ अपना काम करना होता था। मैंने अपना काम किया, मैंने अपने मैनेजर्स को और जो मेरे सीनियर्स होते थे उनको मैंने अपना काम दिखाया, एंड दे वर हैप्पी। देन इट्स नाइस, दे विल गिव मी सम फीडबैक, देन आई विल बी वर्किंग ऑन इट। उन पे काम करके मैं उनको दोबारा वो चीज दिखा के, तो वो मेरा काम होता था। फिर एक एसोसिएट लेवल पे जब मेरा काम शुरू हुआ, तो वहां पर मेरे साथ क्या होता था कि मुझे स्टार्ट से लेके एंड तक प्रोजेक्ट का भी ध्यान रखना है, और क्लाइंट होते हैं आपके, अगर आप किसी क्लाइंट प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो आपके क्लाइंट कॉल्स होते हैं, आपको उस पर भी ध्यान रखना है। आपके इंटरनल कॉल्स होते हैं, क्योंकि आपको डेली अपडेट करना पड़ता है अपने मैनेजर्स को कि आपने कहाँ तक कितना काम करा है। तो एक एसोसिएट लेवल पे या एक नॉर्मल फ्रेशर लेवल पे ये आपका रोल होता है। उसके बाद जब आप एक सीनियर लेवल पे जाते हो, तो वहां पे आप अपना ना जो कोर स्किल्स है वो थोड़ा कम हो जाता है, आपको मैनेजिंग चीजें ज्यादा करनी पड़ती है। लाइक आपको अपने प्रोजेक्ट्स भी हैंडल करने हैं, अगर कोई कंप्लेन आया है किसी का तो आपको वो भी हैंडल करना है, अगर आप की क्लाइंट कॉल्स है आपको वो भी लेना है, और अगर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर पे डेडिकेटेडली सिर्फ आप हो तो आपको वो चीजें भी मैनेज करनी पड़ेंगी। अगर कोई आपके अंडर काम कर रहा है तो आपको उनका काम देखना भी पड़ेगा, और आपको उनको मेंटोर भी करना पड़ेगा, आपको उनका काम सिखाना भी पड़ेगा। काम बढ़ सकता है, बट एक्सपीरियंस काफी अच्छा होता है, आपको करना चाहिए। मतलब एज अ फ्रेशर अगर आप जितना लर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो टाइम काफी ज्यादा होता है, तो आपको उतना लर्न करना चाहिए। सीनियर लेवल पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हो जाती है। अंडरस्टूड दीक्षा। सो दीक्षा, आई वुड लाइक टू आस्क कि जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट आता है, राइट? लेट्स से कि मैं आपके पास है, मैंने बोला दीक्षा कि हमें अपनी कंपनी के लिए एक वेब एप्लीकेशन बनानी है, राइट? तो वेब एप्लीकेशन बनाने के बाद अभी मेरे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं, मेरे पास कोई भी ऐसे रिसोर्सेज नहीं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। एज अ यूआई यूएक्स डिजाइनर और अ सीनियर यूआई यूएक्स डिजाइनर, आपकी अप्रोच क्या होगी उस प्रोजेक्ट को कंसीडर करने से लेकर, लाइक डिस्कवर करने से लेकर, उसकी कंसिडरेशन से लेकर और उसकी इंप्लीमेंटेशन, उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके बताओ। राइट राइट, एक्चुअली दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन एडिट। सो व्हाट हैपेंस, मैं स्टार्ट से लेके एंड तक का आपको प्रोसेस बताती हूँ। सो अरुण्या हम लोगों के आए हैं, उनको एक वेब ऐप बनवाना है, तो हमारी मार्केटिंग टीम और सेल्स टीम ने सबसे पहले अरुण्या के साथ पे कोऑर्डिनेट किया। ठीक है, अरुण्या ने उनको एक छोटा सा ब्रीफ दिया जो भी उनके दिमाग में था कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए। उसके बाद जो उनको चाहिए, मोस्टली आपको एज अ यूआई यूएक्स डिजाइनर आपको आइडिया हो जाता है कि ओके इसके अराउंड हम लोग चीजें हैं और ये हम उनको प्रपोज कर सकते हैं इस तरीके का सोल्यूशन। जैसे अगर अरुण्या को कोई सीएमएस प्लेटफॉर्म चाहिए, तो हमें पता है कि उसमें एम्प्लॉय सेक्शन आ सकता है, उसमें हायरिंग वाला एक मैनेजमेंट आ सकता है एंड एवरीथिंग, तो हमें उसका आइडिया होता है। तो हम अपने लेवल पे अरुण्या की अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हम उनको कुछ डिजाइन्स और कुछ लो फिडिलिटी चीजें हम उनको प्रपोज करते हैं कि हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अगर अरुण्या ऑन बोर्ड होते हैं, उनको पसंद आता है, तो फिर वो हमारे फुल टाइम क्लाइंट हो जाते हैं। उसके बाद पे हम लोग रेगुलर कॉल्स रखते हैं अपने क्लाइंट के साथ में, और उन कॉल्स पे हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं हर एक चीज को। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत ज्यादा क्वेश्चन और आंसर वाला फॉर्म चलता है। यूआई यूएक्स डिजाइनर जो होते हैं वो बहुत जल्दी इन्वॉल्व हो जाते हैं क्लाइंट कॉल्स पे, क्योंकि वो डेवलपर से भी पहले इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बहुत ही बिगिनिंग में जब कॉल्स होती हैं किसी भी क्लाइंट के साथ, जैसे ही वो आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, सबसे ज्यादा जो इंटरेक्शन होता है क्लाइंट का वो यूआई यूएक्स डिजाइनर के साथ होता है, क्योंकि वो लोग बैठते हैं और जो जो क्लाइंट के दिमाग में होता है हम उसको अंडरस्टैंड करके उसको विजुअली दिखाने का ट्राई करते हैं। सो इसके अराउंड पे हम एक कॉमन ग्राउंड पे आते हैं पहले,
कि आप क्या दिखाना चाह रहे हो, आप क्या फीचर्स चाह रहे हो इस प्रोडक्ट के अंदर में। हम खुद प्रपोज करते हैं कि ये फीचर्स है, आप ये रख सकते हैं, आप ये रख सकते हैं। आपको कितना मॉड्यूल चाहिए, आपको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, एक फुल फ्लेजेड प्रोडक्ट चाहिए या एक MVP चाहिए, मतलब मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट चाहिए आपको, कि अभी आप एक फर्स्ट फेज में इसको लेके जाना चाहते हैं, राइट। उसके बाद पे जैसे ही हम एक कॉमन ग्राउंड पे आते हैं, जैसे UI UX डिजाइनर को लगता है कि अभी मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल चुके हैं, तो वो क्लाइंट से 2-3 दिन का गैप लेते हैं कॉल से, और वो उस जितने भी ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है उसको पेपर पे या अपने डिजाइन टूल के ऊपर पे फिग्मा पे बना के उसको प्रेजेंट करते हैं। तो जो बेसिक लो फिडिलिटी वायरफ्रेम बनता है उस टाइम पे, दैट इज व्हाट वी कॉल लो फिडिलिटी वायरफ्रेम, उस वायरफ्रेम के बाद अगर क्लाइंट को हर एक चीज अच्छी लगती है कि यस आई एम ओके विद द फीचर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, इसका यूजर फ्लो मुझे अच्छा लग रहा है, आपने इन्फॉर्मेशन जितनी भी रखी है वो मुझे सही लग रही है, हाँ मैं ऐसा ही चाहता हूँ बनवाना, तो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, विच इज क्रिएटिंग द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर। फिर आप एक पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाते हो, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपके वेब पेजेस बनने शुरू होंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका इंटरैक्ट डिजाइन शुरू होगा। क्यों? और उसके बाद हम लोग एक हाई फिडिलिटी वायरफ्रेम उनको प्रपोज करते हैं, एंड देन उसके बाद में जाके हम लोग लेकर आते हैं अपने UI को, कि कलर्स कैसे दिखने चाहिए, आपके कलर्स किस तरीके के चाहिए, आपकी कोई प्रेफरेंस है कि नहीं, वो हमसे सजेशन मांगते हैं। तो इंडस्ट्री वाइज भी कलर डिफर करता है, कि अगर सपोज कोई प्रोफेशनल इंडस्ट्री है तो हम लोग ब्लू एंड ग्रे सजेस्ट करते हैं, अगर कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट है लाइक मेटावर्स प्लेटफॉर्म है सो उसमें पर्पल एंड मैजेंटा एंड पिंक बहुत ट्रेंड में है, तो हम लोग इस तरीके से उनको सजेशन देते हैं। जैसे ही आपका UX का पार्ट खत्म हुआ, आपने इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर करा, आपने क्लाइंट के साथ में बैठ के इंटरव्यूज करे, उनका रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने पूरा का पूरा एनालिसिस करा, एक पर्सोना बनाया, ठीक है। उसके बाद में आप UI पे स्विच कर गए, एंड देन इफ एवरीथिंग वाज फाइन, आपका प्रोडक्ट पूरा रेडी हो जाता है। फिर उसके बाद में डेवलपर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो आपका UI UX का टाइम वहीं तक ही रहता है, कि UI UX डिजाइनर का रोल वहीं तक रहता है। एंड इट्स ट्रस्ट मी, बहुत अमेजिंग होता है किसी भी के दिमाग से चीजों को इमेजिन करके पेपर पे पुट डाउन करना, तो बहुत अच्छा लगता है Absolutely. जब आपकी आंखों के सामने आता है ना कि हाँ ने ये सोचा और हमने उसको उसके सामने दिखा दिया। Absolutely. I do agree. Do agree with you. So, Diksha, now coming to the soft skills and hard skills part. So, tell me कि एक UI UX डिजाइनर की कौन-कौन सी स्किल्स, अगर एक फ्रेशर को उसमें करियर बनाना है तो उसको क्या सॉफ्ट स्किल्स आनी चाहिए, एंड व्हाट टेक्निकल स्किल्स ही और शी शुड हैव? रिगार्डिंग सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्लियर। कम्युनिकेशन पार्ट जो है मुझे बोला नहीं चाहिए, बट ऐसा जनरली एक नॉर्म बना हुआ है कि लोगों को ऐसा लगता है अगर आप इंग्लिश में बात तो वो कम्युनिकेशन है, नहीं ऐसा नहीं होता है। आपको अपनी बात रखनी चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपको हमेशा अपने क्वेश्चन को नोट डाउन करके जाना चाहिए क्लाइंट कॉल पे कि हमारे ये क्वेश्चन है, एंड बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि अगर सामने वाला क्लाइंट उसको नहीं समझ पा रहा है तो आप उसको दोबारा रिफ्रेम करिए। आप चाहो तो अपना नेटिव लैंग्वेज में आप पूछ सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। या अगर आपको लग रहा है कि आपका प्रोजेक्ट मैनेजर उसको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है तो आप हेल्प लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपको ये एक सॉफ्ट स्किल्स का पार्ट होता है कि हाँ आपको आना चाहिए। सेकंड चीज इज आपको ना बहुत ओपन माइंडेड होना चाहिए। आप जो बनाओगे जरूरी नहीं है वो किसी को पसंद आएगा, हो सकता है आपको बहुत सारे फीडबैक भी मिलेंगे, तो आपको जो क्रिटिसिज्म है ना उसके लिए आपको हमेशा ओपन रहना चाहिए कि हाँ आपको हो सकता है आपको कोई नहीं भी पसंद करेगा इस डिजाइन को, आपने चाहे 3 दिन 4 दिन लगा के बनाया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। आप अगर आप स्टार्टिंग से अपने आपको सपोर्ट से लेके चलेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। एक होता है एम्पैथी सॉफ्ट स्किल्स में, दिस इज द लास्ट वन। सो एम्पैथी में आपका ये होता है कि उसको एक्वायर कर सकते हैं, आप उसको सीख नहीं सकते कि आपने कहीं पेपर पे या कहीं पे वीडियो पे देखा और आप उसको सीख गए। आपको एम्पैथाइज करना चाहिए। आप अगर सामने वाले का प्रॉब्लम समझेंगे ना तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास सोल्यूशन आएंगे। जस्ट टेक अदर्स प्रॉब्लम, सामने वाले यूजर्स का प्रॉब्लम अपना प्रॉब्लम लेके अगर सोचेंगे तो सोल्यूशंस मिलेंगे। तो एक हार्ड स्किल्स में मेरा हमेशा से फोकस रहा है कि कोई भी टूल जो है ना वो आप कभी भी लर्न कर सकते हो। टूल्स लर्निंग, टूल्स प्रोफिशिएंसीज जो होती है वो ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है। स्केच जो है जो एप्पल पे चलता है वो ऑलमोस्ट सेम है, फिग्मा XD के जैसा है, इलस्ट्रेटर फोटोशॉप एक जैसे हैं, डॉट एक जैसे हैं, बट हाँ समहाउ वो एक जैसे से ही लगते हैं। तो टूल्स प्रोफिशिएंसी जो है वो आप कर लीजिएंगे, आपको हो जाएगा। लेकिन आपको जो आपका कॉन्सेप्ट है ना UX का और UI का वो आपको क्लियर होना चाहिए, उसका आपको सेंस होना चाहिए, कलर्स का एंड क्या चीजें सही लग रही है, कंट्रास्ट अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। और वो डेली लाइफ में भी अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम अपने क्लोथ सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग टॉप वेयर और बॉटम वेयर में उल्टा सीधा कंट्रास्ट तो नहीं पहनते हैं। तो वही वाली चीज है कि जब आप कलर्स अपने प्रोडक्ट के लिए सेलेक्ट करेंगे तो आप उसका आइडिया ले लेंगे। Got it. So you have mentioned colors and font styles भी आपने बीच में बात की थी दीक्षा. So tell me कि what is color theory and what is typography, right? और इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना कि कलर थ्योरी कोई कैसे सीख सकता है, राइट? कलर थ्योरी में ऑब्वियसली जैसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं, राइट? सो उसको कैसे कोई एक्सप्लोर कर सकते हैं कलर थ्योरी को? अगर मैं अपने एंड से एक सजेशन दूं तो अडोब कलर सर्किल, एक अडोब कलर आता है, अगर आप बेसिकली गूगल पे जाके देखो उन्होंने हर एक टाइप के कलर बता के रखे हुए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, मोनोक्रोमैटिक एंड एवरीथिंग, उन्होंने सब वहाँ पे समझा के रखा है विद लाइव एग्जांपल। वो अगर अंडरस्टैंड करना है, सीखना है हाउ इट वर्क्स, तो आप वहां से सीख सकते हैं। उसका यूज क्या है कि हम लोग करते हुए यूज करते हैं, उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। कलर्स जो होते हैं ना वो हमारे ना इमोशन से रिलेटेड होते हैं, और कलर थ्योरी UI UX डिजाइन में बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए है जैसे कि आपका केबल्स, आप हर किसी के घर में सिस्टम होते हैं, लैपटॉप्स होते हैं एंड एवरीथिंग, डेस्कटॉप, और उनके वायर्स जो होते हैं वो ऐसे बड़े क्लमजी फॉर्म में होते हैं, ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है।
तो आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि थोड़े तरीके से दिखने चाहिए, वो फंक्शन कर रहे हैं, फंक्शनिंग तो उनका चल रहा है, बट वो दिखने में थोड़े तरीके से चाहिए, थोड़े सॉर्टेड दिखने चाहिए। तो कलर थ्योरी वही है कि कोई भी प्रोडक्ट है चल तो रहा है, लेकिन यार दिखना भी तो सही चाहिए ना आपको। तो वहां पे आप अपने इमोशन डालते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, आपका कलर थ्योरी का सबसे बड़ा इमोशन आ जाता है कि एज पर योर ब्रांड, आप जो भी ब्रांड या जो भी इंडस्ट्री का प्रोडक्ट बना रहे हो उसका एक इमोशन हो जाता है। अगर आप कोई प्रोफेशनल बना रहे हो तो वहाँ पे ब्लू कलर और ब्लैक की थीम को लेके चलते हैं। अगर आप किसी ब्यूटी कॉस्मेटिक या आप किसी फैशन का बना रहे हो तो वहाँ पे आप मल्टी कलर लेके चलते हो, आपके आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं खेलने के लिए। दूसरा जो होता है वो होता है कि आपको कोई चीज जो है वो एसेसिबल हो, आपको वो दिखाई दे रही है, आप हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट को देखा होगा तो चीजों को हाईलाइट करने के लिए हम हमेशा उसका रंग बदल देते हैं। कलर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं एक गाइडेंस की फॉर्म में। अगर आपने देखा होगा जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो हमारे बटन्स होते हैं, राइट, उनको हम लोग जनरली हाईलाइट करके रखते हैं, और जो हमारा एक्सेंट कलर होता है हम उसी से उसको हाईलाइट करके रखते हैं। तो ये सारा का सारा जो रोल है ये सब कलर्स का है, तो उनका यूसेज जो है ना वो इसी के लिए ही होता है यूआई के अंदर। टॉक अबाउट टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी कैसे सीखी जा सकती है? Okay, so there are lots of types of fonts. I think people, designers know about it, that there is serif, there is sans serif and everything. So, जिस तरीके का कलर चूज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म बनाना है, जैसे कि अगर आप एक यूजर मैनेजमेंट बनाना चाहते हो, एक सेल्स का फनल बनाना चाहते हो कि कैसे लीड्स आ रहे हैं और वो लोग कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कलर्स यूज करोगे इसमें? यू विल नेवर यूज पिंक एंड एनी दैट ब्राइट कलर्स। आप जाओगे या तो ब्लू के साथ में या ब्लैक के साथ में, तो वहां पे कलर थ्योरी आ गया। दूसरा टाइपोग्राफी, क्या आप कभी कोई फैंसी जो हम लोग मैगजीन्स के अंदर में जो फॉन्ट यूज करते हैं क्या वो यूज करोगे? नहीं, आप जाओगे सैरिफ के साथ में। सैरिफ आर मोर लाइक प्रोफेशनल फॉन्ट्स जो फॉर्मल अपेयर होते हैं, तो वहां पे आपका टाइपोग्राफी का रूल आ जाता है कि ये इस तरीके के फॉन्ट्स जो है ये हम लोगों को सेलेक्ट करने चाहिए। उसके बाद में क्या होता है कि फॉन्ट्स ये तो आप सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आप ये क्यों सेलेक्ट कर रहे हो, आपको जवाब देना पड़ता है। अगर आपके सीनियर हैं या आप जिसके लिए प्रोजेक्ट बना रहे हो, कभी कभी क्या होता है वो चाहते हैं कि नहीं मुझे तो थोड़ा स्टाइलिश सा फॉन्ट चाहिए, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आप उनको टाइपोग्राफी समझाने की कोशिश करते हो कि अगर हम लोग इसको यूज करेंगे तो ये आपकी ब्रांड के साथ नहीं जाएगा, हो सकता है ये आपके यूजर्स को पसंद नहीं आएगा। टाइपोग्राफी के ऊपर पे भी ना देयर इज एक बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है, एक यूट्यूब चैनल है जो मुझे ऐसा लगता है मैं रिकमेंड कर लेती हूँ, मैं थोड़ा आराम से उसको बोलूंगी, वो है डिजाइनर आप, एक यूट्यूब चैनल है जिसको रेफर कर सकते हैं कोई भी, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड। अगर आपको कलर थ्योरी और टाइपोग्राफी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है तो डिजाइनर आपके ऊपर में चैनल पे जाके आप वहाँ पे कलर थ्योरी और टाइपोग्राफी को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। वहाँ पे उन्होंने, जिनका चैनल है उनका नाम है एलिजाबेथ एली, उन्होंने बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करके वहाँ रखा है, और आई थिंक उससे ज्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिल सकती कहीं पे। Got it. Now coming to कि let's say कि अगर मुझे अपना करियर स्टार्ट करना है एज अ यूआई डिजाइनर, एक प्रॉपर रोड मैप क्या होना चाहिए? राइट, एक मुझे प्रॉपर रोड मैप बताओ जहाँ पर ये 1 2 3 4 5 ये सारी चीजें मैंने कर ली अगर एज अ फ्रेशर, सो आई विल बी एबल टू गेट अ डीसेंट यूआई यूएक्स डिजाइनर जॉब। बिफोर इससे पहले कि हम लोग एकदम टेक्निकल चीज पे जाए, सबसे पहले आपके इंटेंशन होने चाहिए। आपको बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि दैट आपको यूआई यूएक्स डिजाइनर बनना है, क्योंकि ये वाला जो प्रोफाइल है और ये जो जॉब रोल है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, इट इज सो अमेजिंग। ऑन डेली बेसिस यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। इतना चैलेंजिंग होता है, डेली बेसिस पे आपको नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो अगर आपको उस तरीके का एक करियर चाहिए कि हाँ मुझे एक हमेशा एक नई चैलेंजेस चाहिए, नया सीखने को मिल रहा है और हमेशा एक बोरिंग सा डेली बेसिस सा मुझे काम नहीं करना है, तो दिस इज द परफेक्ट रोल फॉर यू, सो प्लीज गो अहेड एंड डू इट। एंड नाउ कम्स टू द रोड मैप। रोड मैप के लिए सबसे पहले आप मैंने आई थिंक मैंने पहले बताया था कि एक फंडामेंटल जो होगा ना आपका, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। यूएक्स क्या होता है, यूआई क्या होता है, इंटरैक्शन एंड विजुअल डिजाइन क्या होता है, जो हमने डिस्कस करिए। तो आप एक बार ये जितना भी रीडिंग वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, पहले आप उसको क्लियर कर लीजिए। यूजेबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है, इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर क्या होता है, आई थिंक वो हमने थोड़ा थोड़ा कवर करा भी है, यूजर फ्लोज, एक वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये भी प्रोसेस क्लियर कर दिया कि जब हम ज्वाइन लेते हैं उसके बाद का आपका क्या काम होता है, ठीक है। तो अभी अब हम वापस आते हैं उस चीज पे कि हम लोग ज्वाइन करेंगे कैसे, हम लोगों का सबसे पहला जॉब हमको मिलेगा कैसे। सबसे पहले आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, आपको फंडामेंटली सब पता लग गया, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ा और एडवांस लेवल पे जाना स्टार्ट करा, आपने डिजाइन थियरीज पढ़नी शुरू करी, ठीक है। आपने अपने कोर स्किल्स को एनहांस करना शुरू करा, जो भी हमने डिस्कस किया कि टाइपोग्राफी क्या होती है, कलर थ्योरी क्या होती है, आइकॉनोग्राफी क्या होती है। यूआई यूएक्स डिजाइनर अगर आपको बनना है तो पढ़ने से ज्यादा उसको इंप्लीमेंट करने की आदत डालिए, प्रैक्टिस करिए, जितना हो सकता उतना प्रैक्टिस करिए। पढ़ने से चीजें नहीं समझ आएंगी, पढ़ लिया अब उसके बाद में आपको टूल सीखना है। और मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि 15 टूल सीखिए जाके, प्लीज सिर्फ एक टूल सीखिए। और जो अभी मार्केट में है, जो कि आगे आने वाले काफी टाइम तक रहने वाला है, वो है फिग्मा। इजी टू अंडरस्टैंड है, यूजर फ्रेंडली है, आप उसको सीखिए, बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। आपको ट्यूटोरियल्स फिग्मा के प्लेटफॉर्म पे ही मिल जाएंगे। आप फिग्मा का जो मेन वेबसाइट है वहां पे जाके रेफर कर सकते हैं। आप यूट्यूब पे फिग्मा चैनल में जाके फिग्मा पूरा सीख सकते हैं, आपको कोई कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं। उस टूल को सीखने के बाद अब हमको कोई इम्प्लीमेंटेशन करना है कि अब हमने जो सीखा, हमने यूएक्स से कॉन्सेप्ट सीखे, हमने यूआई बनानी सीखी, अब हम अपना, मत सोचिए कि कैसा दिख रहा है, क्या चल रहा है, अपना बनाना स्टार्ट कर दीजिए उसको। क्योंकि डिजाइन में एक चीज है कि आप उसको जितनी बार बनाओ, हर एक बार जब आप उसको देखोगे तो आपको कुछ नया बनाने का आएगा कि नहीं अभी मैं इसको ऐसे बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो होगा आपके साथ।
जैसे जैसे आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे आपको खुद वो चीज आने लगेगी, और उसी में सबसे ज्यादा मजा आता है कि आपके पास वो कैपेसिटी होती है कि हाँ मैं चीजों को और बेटर कर सकता हूँ। तो आपने पहले कॉन्सेप्ट सीखे, उसके बाद उनके डिटेल में गए, उसके बाद आपने टूल सीखा, अब आपने बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद जब आपने बनाना शुरू कर दिया, अब खाली इससे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि आप चाहे कितने सीनियर प्रोफाइल पे चले जाओ, आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। आपके पास चाहे टाइम बनाओ लेकिन पोर्टफोलियो होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट आपने क्या करा, आपने अपने काम करना शुरू करा। आपको टारगेट जो करने हैं ना, वो आपको सिर्फ 2 केस स्टडीज टारगेट करते हैं। आपको मल्टीपल चीजें नहीं करनी है, आपको कोई जरूरत नहीं है छोटे छोटे लैंडिंग पेजेस बना के रखिए, कोई उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको 2 केस स्टडीज बनानी है जो आपको पूरा डिजाइन प्रोसेस कवर करें, जो आई थिंक हमने भी हमारी इस कॉन्वर्सेशन में कवर किया है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिमाग में है उसको हम लोग पेपर पे डालते हैं, हम इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाते हैं, फिर हम यूजर बनाते हैं। उसके बाद हम एक पर्सन को लेते हैं, पर्सोना क्रिएट करते हैं कि उसको हम एक टारगेट ऑडियंस बना के वो क्या सोचता है, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम क्या सोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे कि अब इसमें रंग भरेंगे, अब इसमें यूआई डालेंगे, ये इसमें सारे के सारे शेप्स वगैरह डालेंगे। यही है केस स्टडी, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्लाइंट बाद में आएगा, आप अपने आप को क्लाइंट इमेजिन कर लीजिए। अगर आपको अपना पहला केस स्टडी बनाना है, इमेजिन योरसेल्फ एज अ क्लाइंट, क्योंकि ऐसा तो कोई भी नहीं होगा जो बिजनेस नहीं करना चाहता हो आज के टाइम में। हर किसी के पास एक बिजनेस सेंस है, हर किसी के पास एक बिजनेस आइडिया है, और बिजनेस है तो आपको वेबसाइट चाहिए, डिजिटल प्रोडक्ट है तो वेबसाइट चाहिए। तो जस्ट स्टार्ट कर दीजिए उसके ऊपर पे। अगर आपको गेमिंग का शौक है, आपको ब्लॉकचेन का शौक है, स्टार्ट करिए उसके ऊपर पे। आपको क्या बनाना है, और यूज द चैट जीपीटी, एआई टूल्स यूज करिए अच्छे से। अभी आपके पास वो एक फ्रीडम है, आपके पास वो बहुत अच्छा रिसोर्स आया है मार्केट में कि आप वहां से, आपको कंटेंट भी ऐसे लॉरेम इप्सम डालने की जरूरत नहीं है। डमी कंटेंट की जगह आप इस तरीके से कंटेंट लिखिए, इससे आपकी ही स्किल सेट बढ़ेंगी। तो आपने अपना पोर्टफोलियो पे काम करना शुरू करा विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी, जो भी आपके दिमाग में आइडिया है। और मैं सजेस्ट करूंगी कि जो इंडस्ट्री आपको एक्साइट ज्यादा करती है, जैसे बहुत सारे लोगों को ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा शौक है, बहुत ट्रेंड में है, तो लर्न अबाउट द ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन मार्केट प्लेस के ऊपर पे केस स्टडी बनाइए। फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों ने बना के रखी है, आई नो कि लाखों केस स्टडीज होंगी ब्लॉकचेन पे, लेकिन आप अपना प्रोसेस बता रहे हो वहां पे, आपने भी क्या करा है। क्योंकि एज अ फ्रेशर, एज अ पर्सन जिसने किसी लाइव प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया, यही एक्सपेक्टेशंस होती है इंटरव्यूज की, कि बस आपका प्रोसेस देखना चाहते हैं कि आपको कितना अंडरस्टैंडिंग है। सो आपको सिर्फ ऐसे 2 केस स्टडीज बनाने हैं, 2 प्रोजेक्ट्स, इन्स एंड आउट्स वो हमने डिस्कस कर ही लिए। उसके बाद आपने अपना केस स्टडी बना लिया, पोर्टफोलियो बना लिया। उसके बाद आई थिंक आपको नेटवर्किंग करनी चाहिए। आपको अपना जो प्रोफाइल है, जो आपका अकाउंट होता है, जो लिंक्डइन के ऊपर में है या बिहेंस के ऊपर में है या ड्रिबल पे, जहां पे भी आप अपना काम दिखा रहे हो, वहां पे आपको वो काम प्रेजेंट करना आना चाहिए। आप इस तरीके के वर्ड्स यूज करिए, इस तरीके के एन्चेंटिंग लाइंस यूज करिए। आप देन अगेन आप चैट जीपीटी का हेल्प ले सकते हैं, वहां पे जाके अच्छे से लाइन फ्रेम करिए, जो आपके दिमाग में आ रहा है। जैसा भी टूटा फूटा सा सबको ऐसे ही होता है, आपने चैट जीपीटी पे डाला, वो आपको अच्छा फ्रेम करके देंगे चीजों को। यूज द टेक्नोलॉजी, उसके अकॉर्डिंग आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल बनाइए। सबसे बड़ी बात, जो अच्छे अच्छे डिजाइनर्स हैं उनको फॉलो करिए, कम्युनिटी पे जाइए। जैसे डिस्कॉर्ड के ऊपर पे मैं बताना चाहूंगी, बिकॉज वहां से काफी हेल्प मिलती है आपको। जैसे डिस्कॉर्ड के ऊपर पे बहुत सारे डिजाइन कमिटी है, एक है डिजाइन बडीज और एक है डिजाइन लैब। आप ये 2 फॉलो कर सकते हो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वहां पे एंट्री लेवल जो डिजाइनर्स वो होते हैं, वहां पे एक्सपीरियंस डिजाइनर भी होते हैं। आप अपना काम वहां पे पेस्ट कर सकते हो, आप फीडबैक ले सकते हो, आप वहां पे किसी से भी मेंटरशिप के लिए भी बोल सकते हो। पीपल डिजाइनर्स दे आर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर, लाइक डॉक्टर्स। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो कुछ डॉक्टर्स दूसरे डॉक्टर से कंसल्टेशन फीस नहीं लेते, तो डिजाइनर्स का भी ऐसा है। अगर आप उनके पास जाके उनसे कुछ भी पूछोगे, वो दे विल ऑलवेज हेल्प यू। वो हमेशा अपने फीडबैक्स देंगे, बट आपको भी थोड़ा सा फीडबैक लेने के मामले में थोड़ा ओपन रहना चाहिए कि अगर आपको बता रहे हैं तो अच्छा ही बता रहे हैं। तो हमने कवर कर लिया भाई, आपने अपना पोर्टफोलियो बना लिया, आपने अपना अकाउंट अपडेट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद आपने कम्युनिटीज ज्वाइन कर ली है कि आप वहां पे जाके अपने डिस्कस कर सकते हैं जो भी चीजें हैं। लास्ट इज आपको ना थोड़ा सा लर्निंग हमेशा करनी पड़ेगी। आई स्टिल डू द लर्निंग पार्ट। और लर्निंग जो है वो कब करिए, जब आपका ब्रेन सबसे ज्यादा फ्रेश होता है। मॉर्निंग में है, मॉर्निंग में करिए। डेडिकेटेडली 1 घंटा हमेशा लर्निंग के लिए रखिए कि लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, लेटेस्ट डिजाइन क्या चल रहे हैं। लोग फॉर एग्जाम्पल क्लास मॉर्फिज्म है, बेंटो बॉक्स अभी चल रहा है ट्रेंड में। आपने बेंटो बॉक्स देखा और उसके बाद यू बी लाइक हाँ इसको यूज करेंगे, नो नो नो, एज सुन एज यू सॉ इट, इसको बिल्कुल बनाइए और उसको तुरंत जाके अपने प्रोजेक्ट में डालिए और उसको अपलोड करिए। इससे पहले कोई और करे, आप जाके उसको कर दीजिए। जस्ट डोंट वेट कि वो अच्छा बनेगा और बेटर बनेगा तो मैं उसको जाके अपलोड करूंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो लेटेस्ट आपने सीखा है उसको अपने, अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, क्लाइंट प्रोजेक्ट पे, तो वहां पे यूज करिए, इंप्लीमेंट करिए। पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो वहां पे उसको यूज करिए। अगर कोई प्रोजेक्ट लाइक या बिहाइंस पे लोग अपने प्रोजेक्ट बना के रखते हैं, की स्टडीज बना के रखते हैं, आपको उनको अपडेट करना चाहिए। सपोज का कोई पुराना की स्टडी आपने बना के रखा हुआ है और बेंटो बॉक्स आ गया है, तो जाइए वो पेज अपडेट कर दीजिए। इट विल बी बेटर। जो भी इंटरव्यूअर देखना होगा, आपको उनको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप लेटेस्ट ट्रेंड से अपडेटेड रहते हैं, उनको पता चल जाएगा। और उसके बाद तो ये तो हो गया पूरा आपका रोड मैप। सो लास्ट पार्ट इज अप्लाइंग फॉर द जॉब। आई थिंक आपको ना जितने जॉब्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं ना, आपको अप्लाई करना चाहिए। और आपका जो रिज्यूमे होता है वो थोड़ा सा, आप जिस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा मोल्ड कर सकते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूआई यूएक्स डिजाइनर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपना टाइटल देना चाहिए कि आई एम यूआई यूएक्स डिजाइनर। अगर आप प्रोडक्ट डिजाइनर के लिए कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट डिजाइनर का टाइटल दे सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सॉर्टिंग में उसको ईजी रहता है। उसके बाद
आपके रिज्यूमे के अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो है आपका काम। मैंने रिसेंटली, आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि मैं इंटरव्यूज लेती हूँ, मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरा इंटरव्यूज वाला पार्ट भी होता है कि आई ऑल्सो इन द हायरिंग टीम। तो एक बार एक रिज्यूमे मेरे पास आया था जिसमें आई थिंक उस कैंडिडेट के पास, ही वाज अ फ्रेशर, और उसके पास बहुत अच्छा कुछ काम दिखाने के लिए था नहीं, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपके पास 2 केस स्टडीज होनी चाहिए, फुल फ्लेजेड केस स्टडी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। आपका कंप्लीट प्रोसेस उसमें आ जाएगा। मैं एज एन इंटरव्यू सबसे पहले आपका रिज्यूमे ही देखूंगी, मैं आपकी केस स्टडी पे बाद में जाऊंगी। तो आप अपने रिज्यूमे में अपनी केस स्टडी कैसे दिखा सकते हो? तो दैट कैंडिडेट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने समहाउ एक बड़ा इंप्रेसिव सा स्क्रीनशॉट लेके, उनकी केस स्टडी का जो बेस्ट पार्ट था उसका स्क्रीनशॉट लेके उन्होंने रिज्यूमे पे पेस्ट करके रखा हुआ था। एंड जैसे मैंने और मेरी कोलीग ने वो देखा, वो लोग एकदम, हाँ हमको एक बार इसका केस स्टडी देखना है, वरना बहुत बार ऐसा होता है कि आपका रिज्यूमे ही देखा जाता है, आपकी केस स्टडी तक पहुंचते ही नहीं है इंटरव्यू। तो अपने रिज्यूमे को इस तरीके से बनाइए, हर एक केस स्टडी का इमेज डालने का जरूरत नहीं है। नोबडी वांट्स टू नो योर डेट ऑफ बर्थ, टू बी वेरी फ्रैंक। कोई नहीं जानना चाहता, किसी को ज्यादा मतलब नहीं है कि आपने 10th कब किया, 12th कब किया। जो हमारे एक वो होते हैं डिजाइनर्स के पास इतना नहीं होता, क्योंकि उनको उनका काम दिखाना पड़ता है। हमारा डेजिग्नेशन है कि हमारा जब तक काम दिखेगा नहीं फर्स्ट ग्लांस पे, तब तक हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो आप अपने रिज्यूमे के अंदर में उसको ऐसा फ्रेम करिए कि आपका प्रोसेस पता चल जाए वहां पे, ये आपका ये डिजाइन प्रोसेस है, और आपका केस स्टडी का एक ग्लिम्स वहां पर दिख जाए। आप इसको इमेज की फॉर्म में पेस्ट करिए, या कुछ इस तरीके से अपने उसको बनाए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने बैकग्राउंड में रख सकते हैं। आपका रिज्यूमे का जो बैकग्राउंड होता है, आप उसने इस तरीके से फ्रेम करिए कि बात ओवरवेलमिंग भी ना लगे, लेकिन मेरी आईज जो है एज एन इंटरव्यू, मेरी आंखें एकदम से राइट अवे आपके उस स्क्रीनशॉट पे जाए और मैं देखूं हाँ ये अच्छा लग रहा है मुझे, तो मैं तुरंत आपके केस स्टडी पे चली जाऊंगी। और केस स्टडी पे जाने के बाद बस ये जो एक लिंकेज है ना, वो आपको क्लियर करनी है। ये पार्ट वाला जो है दैट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। ये अगर आपने अपना थोड़ा क्रिएटिव ब्रेन, फॉर एग्जाम्पल मैं जो लोग देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगी, एक बार किसी ने रिज्यूमे कैसा बनाया था, फिग्मा के लोगों के अंदर, फिग्मा का कंप्लीट लोगो था A4 शीट पे, उसके अंदर उन्होंने अपने डिटेल्स और अपना डेटा भर के रखा। आई कुडंट हेल्प माई सेल्फ, आई राइट अवे क्लिक्ड ऑन इट एंड सॉ द केस स्टडी। दो टू बी वेरी फ्रैंक, केस स्टडीज इतने इंप्रेसिव नहीं थे, लेकिन अब आप सोच सकते हो कि जिसका केस स्टडी इतना इंप्रेसिव नहीं है, लेकिन उसने फिग्मा के लोगों के अंदर इतना कुछ किया कि मैं रेजिस्ट नहीं कर पाई हूं कि मुझे देखना है इस बंदे का काम। आप एक क्रिएटिव प्रोफाइल पे हो, आपका जो रिज्यूमे है वो वैसा ही होना चाहिए, बिल्कुल रंगो भरा नहीं होना चाहिए कि बस कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि इसको मुझको खोल के देखना है। Absolutely. So, Diksha, you have mentioned almost everything, right, related to the job application, resume कैसा दिखना चाहिए, because these are the questions I was going to ask, but you directly mentioned all of these things by yourself, so great. Apart from that, Diksha, 2-3 concepts में हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस कर देते हैं। फर्स्ट इज लाइक यूएक्स रिसर्च, राइट? अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो सबसे पहला काम होता है हमारा रिसर्च करना कि यूएक्स कैसा होना चाहिए, उससे रिलेटेड रिसर्च। तो व्हाट इज द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ यूएक्स रिसर्च? यूएक्स रिसर्च जो होता है ना, वो एक फाउंडेशन होता है किसी भी प्रोडक्ट का। यूएक्स रिसर्च, आपके पास क्लाइंट आए या आपके पास स्टेक होल्डर्स आर द, लाइक क्लाइंट्स एंड स्टेक होल्डर्स अलग होते हैं, बट ठीक है क्लाइंट लेके चलते हैं। आपके पास क्लाइंट्स आए, उन्होंने उनके दिमाग में जो था उन्होंने बता दिया, राइट? आपको पता भी चल गया कि अच्छा तो ये हमसे एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाना चाहते हैं, ठीक है, अब आपको पता चल गया। अब आपने नेक्स्ट क्या करा, ठीक है लेट्स डू द यूएक्स रिसर्च पार्ट की ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने में क्या क्या लगता है, क्या क्या फीचर्स हैं जो हम उनको सजेस्ट कर सकते हैं, और क्या क्या फीचर्स हैं जो क्लाइंट हमें चाह रहा है कि हमको ऑलरेडी इंप्लीमेंट करना है। अब आप क्या करेंगे कि आपने फाउंडेशन रखनी है अभी प्रोडक्ट की, ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि आपको फाउंडेशन रखना है, ठीक है। ये एक कंप्लीट प्रोसेस होता है कि क्या रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्या रिसर्च करना है, ठीक है, एंड उस रिसर्च के बेसिस पे क्या पॉसिबल सोल्यूशंस आप दे सकते हो जो हम इंप्लीमेंट करेंगे अपने प्रोडक्ट में इन अ स्टोरी फॉर्म। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे 5 फीचर चाहिए, कि मैं चाहता हूँ कि मुझे ऑर्डर ट्रैकिंग भी चाहिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर पे, मैं चाहता हूँ कि वो लोग वहां पे मुझे चैटबॉट भी चाहिए, ठीक है। तो ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। ये आपका फंडामेंटल और फाउंडेशन ऑफ यूएक्स रिसर्च हो गया कि आपके पास ये क्वेश्चंस आ चुके हैं कि यार उनको ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब इस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे मैंने ये रिसर्च करी, और मेरी रिसर्च के बेसिस पे ये सॉल्यूशंस हैं और ये सजेशंस हैं जो मैं क्लाइंट को दे सकता हूँ या दे सकती हूँ इन द प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका फाउंडेशन है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रिसर्च करिए आपने, किस तरीके की रिसर्च करिए, क्या रिसर्च होती है यूएक्स। 2 टाइप की रिसर्च होते हैं जो प्रिंसिपल्स बने हुए हैं हमारे यूएक्स पे, वो थे एक क्वालिटेटिव एंड एक क्वांटिटेटिव रिसर्च। सो विद द नेम आपको समझ में आता है, क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है उसमें आप जो प्रोडक्ट है या जो आप उनका रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके ऊपर में आप किस तरीके से उसको देख रहे हो या उसको इंप्लीमेंट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये रिक्वायरमेंट या ये फीचर को इंप्लीमेंट करा, तो अब मेरे को इसके ऊपर पे क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है कि ये कैसे इंप्लीमेंट होगा, इसके बारे में लोगों का क्या कहना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने वहां पे जाके आपने उनसे यूजर पर्सोना क्रिएट करना शुरू कर दिया, आपने टेस्टिंग करनी शुरू कर दी है, ठीक है। आपने उसके अराउंड पे जो जितने भी आर्टिकल्स थे, जितने भी आपने यूजर इंटरव्यूज कंडक्ट करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये एक आपकी क्वालिटेटिव रिसर्च होगी कि इस क्वालिटेटिव रिसर्च के बेसिस पे मैंने अपना
इस प्रोडक्ट का यूएक्स सेट करना है। दूसरा टाइप ऑफ रिसर्च होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जिसमें आपको आउटपुट मिलता है, जो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एनालिटिक्स होता है, जो डेटा हमको मिलता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि हम लोग सर्विस वगैरह सब कंडक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके बाद हमको एक डेटा निकल कर आता है, ठीक है, तो वो है हमारे पास क्वांटिटेटिव, जो हमको ये बताता है कि ये जो हमारे क्लाइंट ने जो हमको रिक्वायरमेंट दी है, ये जो उन्होंने फीचर्स का लिस्ट दिया, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने चैटबॉट का रिक्वायरमेंट दिया है कि मुझे तो चैटबॉट चाहिए। अब आपने चैटबॉट के ऊपर पे रिसर्च करना शुरू करा, ठीक है, अब चैटबॉट को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ चैटबॉट और उसको इंप्लीमेंट करा जा सकता है, लेकिन जो हमारे यूजर्स हैं, जो हमारे टारगेट ऑडियंस है, उनको किस तरीके का चाहिए होगा, वो कौन सा फेवर करना है, वो आपको निकालना है। तो उसके लिए आप दो टाइप की रिसर्च करोगे, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में आप ये देखोगे कि उन लोगों को किस तरीके से उनसे बात करके उनके ओपिनियन जान के करोगे, और क्वांटिटेटिव में आप उनके साथ सर्वे कंडक्ट करोगे कि कितने परसेंट लोगों को इस तरीके का चैटबॉट चाहिए, कितने परसेंट लोगों को उस तरीके का चैटबॉट चाहिए। तो ये आपका रिसर्च का पार्ट आ गया। दूसरा होता है जब आप रिसर्च कर रहे होते हो, ठीक है, तो रिसर्च के भी जो मेथड्स होते हैं ना, ठीक है, रिसर्च के दो टाइप हो गए, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो तो किस मेथड से क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हो। मैं क्लाइंट हूँ, मुझे एक चैटबॉट वाला एक फीचर चाहिए, ठीक है, वो मेरी रिक्वायरमेंट है। अब मैंने चैटबॉट के अराउंड पे रिसर्च करना शुरू करा कि कितने टाइप के चैटबॉट्स होते हैं, उसमें हम प्राइसिंग भी देखेंगे, उसमें हम डेवलपमेंट भी देखेंगे, हम उसमें ये भी देखेंगे कि वो जोग्राफिकली फिजिबल है कि नहीं इम्प्लीमेंट करना, फ्रेमवर्क जो हम यूज करेंगे टेक्निकल उसके साथ फिजिबल है कि नहीं, ठीक है। तो आपने पूरा उसका रिसर्च कर लिया, सब कुछ आपने पता कर लिया। उसके बाद आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपने आप उसको पॉसिबिलिटीज सजेस्ट कर दी है, ठीक है, कि भाई ये जो रिसर्च है, ठीक है, हमने करी है, उसके बाद ये पॉसिबिलिटीज हैं कि आपके पास मैं 4 ऑप्शन रख रही हूँ कि ये 4 टाइप के चैटबॉट हो सकते हैं, और पहले चैटबॉट में आपको ये चीजें मिलेंगी, दूसरे में आपको ये मिलेंगी, तीसरे में ये, और चौथे में ये, ठीक है। अब क्लाइंट यहाँ तक का आपका पार्ट खत्म, ठीक है। अब आपने जो वो डेटा निकालना है ना, चारों चैटबॉट्स का जो आपने डेटा निकालना है, वो आप कहाँ से निकालो, वो ही रिसर्च होती है, ठीक है। अब उस रिसर्च को हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक होगी क्वालिटी और एक होगी क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब अगर आपको क्वालिटेटिव तरीके से रिसर्च करना है चैटबॉट का, तो आप क्या करेंगे, आप इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे, आपने सेट ऑफ यूजर्स पकड़ लिए हैं, आपने उनके साथ बैठ के डिस्कस करा है कि एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर पे आपको चैटबॉट का ऑप्शन कैसा लगता है, वो अपने ओपिनियंस देंगे, राइट। उसके बाद सपोज आपने 15 इंटरव्यूज कंडक्ट करे, उस 15 इंटरव्यूज के बेसिस पे आपने अपना एक आइडिया ले लिया, इन सबको ये चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपने क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर में ही आपने फोकस ग्रुप्स बना दिए, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, उनको आपने दिया कि ये एक टाइप का चैटबॉट है, आपका इस पे क्या कहना है। दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल पे आपने दे दिया कि ये दूसरे टाइप का चैटबॉट है, आपका इन पे क्या कहना है। उन दोनों ग्रुप्स के जो ओपिनियन है उसको आपने स्टोर करके रख लिया। तो ये आपके 2 मेथड हो गए क्वालिटेटिव रिसर्च करने के, ठीक है। अब आपने क्वालिटेटिव रिसर्च कंक्लूजन निकाल के अपने साइड में रख लिया। अब आप कह रहे हो कि ठीक है, मैंने क्वालिटेटिव तो कर दिया है, एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन क्वालिटेटिव रिसर्च करना इट इंक्लूड्स द कॉस्ट एंड एवरीथिंग। सो जनरली इंडिया में हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च का, क्योंकि आई थिंक उतने यूजर इंटरव्यूज कंडक्ट हम लोग नहीं करा सकते, या कंपनी अलाउ नहीं करती, ये प्रॉपरली क्लाइंट के ऊपर पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर हम किसी क्लाइंट को प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो ये हम उनसे ही इसका कॉस्टिंग जाता है कि क्वालिटेटिव रिसर्च हमको करना है, तो आप कॉस्टिंग एडजस्ट करिए, ठीक है। तो क्वालिटेटिव इस तरीके से की जाती है, क्योंकि उसमें लोग इन्वॉल्व होंगे तो आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे। सेफ साइड क्वांटिटेटिव रिसर्च कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च कैसे करोगे, उसमें आपने क्या करा, आपने क्वेश्चनर बना दिया कि हम लोग एक चैटबॉट यूज कर रहे हैं और इसके ये फीचर्स हैं, ये दूसरा चैटबॉट है, इसके ये फीचर्स हैं, आपका इस पे क्या कहना है। तो आपने क्वेश्चनर बना दिया, एक सर्वे बना दिया, और आपने अपने जो भी टारगेट ऑडियंस थे, जो भी रेंज था, एज वाइज, ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक वाइज, आपने उनको वो सर्वे फॉर्म दे दिया। अब इन्होंने अपना सर्वे भरा, आप कोई भी एनालिटिकल टूल यूज कर सकते हो, गूगल फॉर्म्स यूज कर सकते हो सर्विस के लिए, वो आपको डेटा निकाल के दे देंगे। तो उसके बेसिस पे आपके पास डेटा आ जाएगा कि यार मोस्टली लोगों का क्या कहना है। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च करके आपको वहां से पता चल जाएगा कि हमारा यूएक्स रिसर्च का जो काम है वो भी खत्म हो गया है। उस रिसर्च के बेसिस पे आपने 4 चैटबॉट के ऑप्शंस रिसर्च करके फिगर आउट करे हैं, आपका काम यहाँ पर खत्म है। अब वो 4 चैटबॉट के ऑप्शंस आप क्लाइंट को दिखाओगे, उनको जो सही लगेगा आप उसके साथ चलिए। Got it. Nicely explained. What type of research है? It was nicely explained. I tried best. नहीं, काफी ठीक था, क्योंकि इसमें यू हैव कवर्ड बोथ टाइप ऑफ रिसर्च, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, एंड उसके अंदर आपने मेथड्स भी कवर किए, लाइक वन ऑन वन इंटरव्यूज भी होते हैं, फोकस ग्रुप इंटरव्यूज भी होते हैं। कई बार हम लोग ऑफिस में भी बहुत सारे लोगों को एक साथ बुला के भी करते हैं, सो दैट बायसेस ना, कॉग्निटिव बायसेस को अवॉइड करने के लिए भी हम लोग को एक साथ करते हैं। तो देयर आर लाइक मल्टीपल वेज एंड यू हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ देम। सो लास्ट क्वेश्चन वुड बी अराउंड लाइक डिजाइन थिंकिंग कैसे डेवलप की जा सकती है, या डिजाइन थिंकिंग कैसे सीखी जा सकती है, क्योंकि इसमें यूजर एम्पैथी भी होती है, राइट, यूजर मैपिंग भी होती है। तो डिजाइन थिंकिंग के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो ईशा। डिजाइन थिंकिंग बेसिकली ना एक हम लोगों को ना एक पर्सपेक्टिव और अप्रोच होती है किस चीज की, टू अंडरस्टैंड यूजर नीड्स। कोई बंदा परेशान है और आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, 2 तरीके होते हैं। जैसे कि अगर सपोज कोई बीमार है, ठीक है, तो या तो आप उसका प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, तो यहाँ पे 2 पर्सपेक्टिव कैसे आते हैं, 2 अप्रोच कैसे आते हैं, बताते हैं। डिफरेंट अप्रोच, फॉर एग्जाम्पल कि
कोई बीमार है तो एक क्या कर सकते हो आप उसको बोल सकते हो कि रेस्ट कर लो बेड पे, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे उनका ये अप्रोच होगा, दूसरे लोग होंगे दे विल बी लाइक ओके लेट्स गो टू हॉस्पिटल, राइट। तो आपके दो डिफरेंट अप्रोच हो गए हैं। तो डिजाइन थिंकिंग वही है कि आप ना यूजर की नीड्स को सॉल्व करना चाहते हो, लेकिन आपका एक अप्रोच अलग हो सकता है। वो थिंकिंग लेके आनी कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व, आपको इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव और चॉइस होता है, लेकिन अल्टीमेट गोल जो होता है डिजाइन थिंकिंग का वो यही है कि आपको थिंकिंग ऐसी लेके आनी है कि आप यूजर्स की नीड्स को सॉल्व करो, आप उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो कि यार उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है वो आप एक अपना इनोवेटिव एक सजेशन, इनोवेटिव प्लस प्रैक्टिकल सोल्यूशन जो है उस प्रॉब्लम का वो आप लेकर आ चुके हो। इन शॉर्ट यही है कि डिजाइन थिंकिंग इज द पॉसिबल वेज वी कैन डू टू सॉल्व यूजर्स प्रॉब्लम। यूजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या पॉसिबल सजेशंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आरुण्या जो है वो एक प्रॉब्लम को ऐसे देखते हैं कि आई थिंक अगर कोई बीमार है तो उसको रेस्ट करना चाहिए, ये आपका डिजाइन थिंकिंग हो गया, या आपका प्रॉब्लम थिंकिंग हो गया कि ठीक है। और मेरा ये हो सकता है कि नहीं हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। होगा क्या कि अगर जो बीमार है हो सकता है वो रेस्ट करने से भी वो ठीक हो जाएगा, वो हॉस्पिटल लेके जाने पे भी ठीक हो जाएगा। कोई यूजर आया, आपने उनको एम्पैथाइज करा कि आपने उनका प्रॉब्लम समझ रहे हो, ठीक है। फिर आपने जो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स अपने आप हमको बताई है, आपने उसको थोड़ा और डिफाइन करा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ, देन यू आर डिफाइनिंग इट फॉर द यूजर्स, राइट। फिर उसके बाद आपने जो प्रॉब्लम्स डिफाइन करी, आपने उनको आइडिएट करा कि भाई ठीक है ये प्रॉब्लम है, ये हमारा सोल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद आपने जो भी प्रोडक्ट की प्रॉब्लम है उनका आपने एक प्रोटोटाइप बना दिया कि जैसे कि सपोज कोई भी यूजर है वो परचेज नहीं कर पा रहा है या वो कोई प्रोडक्ट बाय नहीं कर पा रहा है, उसको एरर आ रहा है, राइट, बार बार। तो आपने क्या करा कि आपने उसको एक पूरा फ्लो बनाकर दे दिया कि देखो आप होम स्क्रीन पर हो, ठीक है। उसके बाद या फॉर एग्जांपल किसी यूजर को ना मल्टीपल नंबर्स ऐड करने नहीं आ रहे हैं कि वो कार्ट में एक ही आइटम को 2 या 3 बार कैसे ऐड करेगा, तो आपने क्या करा वो प्लस एंड माइनस वाला ऑप्शन वहां पे लाके रख दिया, ठीक है। कि आपने फिर उसको एक पूरा प्रोटोटाइप बनाकर दिखाया कि आपने एक प्रोडक्ट को देखा, फिर आपने प्लस और माइनस पे क्लिक करा, अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो 2 बार प्रेस करा प्लस पे, फिर आपने उसको कार्ट में डाला, फिर आपने उसको परचेज कर लिया। तो ये पूरा प्रोटोटाइप हमने उसको बना के दिखा दिया, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी बेसिकली। उसके बाद हमने इसको टेस्ट कर लिया, टेस्ट करने के लिए हमने उनको दे दिया कि देखिए अभी आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था, हमने अपना डिजाइन थिंकिंग इस पे लगाया, ठीक है। हमने आपका प्रॉब्लम पे डिजाइन थिंकिंग क्या लगाई है कि भाई प्लस और माइनस है, हम उसको यहाँ पर रख रहे हैं, ठीक है। आप इसको टेस्ट करिए, इज इट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, दे विल बी लाइक यस इट इज सॉल्विंग माय प्रॉब्लम, दैट्स इट। सो डिजाइन थिंकिंग इज बेसिकली हाउ टू सॉल्व इट। Got it, Diksha. So, Diksha, I think we Yeah. have covered almost everything related to the questions that we have thought that we will be covering in this session. So, first of all, thank you, Diksha. Like, it's pleasure hosting you, and it's really great talking to you as well because I have personally learned few of the concepts, right? And I hope the students will also be able to learn things in design. And they will be also reaching out to you on your LinkedIn profile. I will definitely put your LinkedIn profile link in the description box so that students or the people who want to build a career in design will reach out to you. Any last thoughts related to your expertise for the freshers or the people who want to build a career in UI UX? गाइस हमेशा एक कॉन्फिडेंस रखना कि आप कर सकते हो, आपसे बिल्कुल हो सकता है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस जैसा कुछ भी नहीं होता है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है, आपका कॉन्फिडेंस इंटरव्यूज में मैटर करता है, आपका कॉन्फिडेंस आपकी क्लाइंट कॉल्स पे मैटर करता है, आपका कॉन्फिडेंस जब आप पहली बार कंपनी ज्वाइन करते हो उस पर भी मैटर करता है। तो बाद में इसको लाने से अच्छा है कि आप अभी से उसके लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए, तो वो एक अच्छा रहेगा। मैं इंटरव्यूज करना कर चुकी हूँ, तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरे लिए एक्चुअली हर एक इंटरव्यू के लिए कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है कि आप किस तरीके से अपने आपको प्रेजेंट कर रहे हो। आपका स्किल सेट्स अगर ऊपर नीचे होगा लेकिन आपके अंदर वो ज़ील है कि नहीं आप मुझे मौका दीजिए, मैं लर्न करूंगा, मैं सीखूंगा, आपको डेफिनेटली मौका मिलेगा, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड yes, as Arunya said, you guys can have you can contact me anytime. And one more thing is about Arunya and the company and the organization. You guys are doing wonderful job. I personally think it is going to help a lot of people, a lot of freshers. उनको ऐसा लगेगा कि yeah, someone is there to help them and to understand them that what they are going through, because like you guys be and I think Arunya will also agree to me, हम लोग भी ऐसे ही आगे बढ़े हैं, सब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। बस अपना जील और अपना जो एक एटीट्यूड है वो आप रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, यू विल गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ सक्सेस।